तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। और आज का टॉपिक है बच्चों क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस से शुरू। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अब चैप्टर में शुरू हो रहा है। चलिए पहले मुझे बताइए, आपने सॉलिड स्टेट जितना हमने पढ़ा है एक लेक्चर, सबको क्लियर है कि हमें कौन सा सॉलिड अभी चैप्टर में आगे पढ़ना है? तो आपको याद होगा हमने सॉलिड को दो हिस्सों में बांटा था। The first solid was crystalline solid and the second solid was amorphous solid. Now crystalline solid जो होता है बच्चों, crystalline solid anisotrophic होता है। आपने पढ़ लिया होगा कि जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो सॉलिड के जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो तो आपको प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी डिफरेंट देखने को मिलती हैं। और अमोर्फस सॉलिड्स में जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो तो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आपको सेम देखने को मिलती हैं, इसलिए अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट हैं, इसलिए हमें चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ना है। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें आप जानते हो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। नाउ सपोज करो मैं आपको कुछ पार्टिकल्स दे दूं, से 500 पार्टिकल्स दे दूं, और आपको कहूं कि इन 500 पार्टिकल्स को रेगुलर ऑर्डर में अरेंज करो। रेगुलर ऑर्डर में अरेंज करो। पार्टिकल्स की शेप बच्चों स्फीयर है, ठीक है। तो जब आप स्फीयर को 3 डायमेंशन में रखना शुरू करोगे तो कुछ ऐसा सा डायग्राम दिखाई देगा। ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूं आपको नीचे, ये देखो, आई होप सबको दिख रहा है ये वाला डायग्राम। ये इस तरीके का सिस्टम आपको दिखाई देगा। बहुत सारे पार्टिकल आप लगा दोगे, कुछ यहां लगा दोगे, कुछ यहां लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे। बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं सिलेंडर भी बना सकता हूं, आपने क्यूब बनाया है। तो मैं सबको क्लियर कर दूं बच्चों, आपको इस चैप्टर में यही मानना है कि आप 3 डायमेंशन में, ध्यान से सुनना, जब आप 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स को अरेंज करोगे या तो वो क्यूब बनेगा या वो क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है अब ये ध्यान से देखना, हम टॉपिक शुरू करते हैं। जब आपको मैंने कहा कि पार्टिकल्स को बच्चों स्पेस में अरेंज कर दो रेगुलर ऑर्डर में, तो जो चीज आप तैयार करोगे ना उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बोलोगे ही बोलोगे, उसको आप क्रिस्टल लैटिस नाम भी दे सकते हो। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? जस्ट इट इज 3 डायमेंशनली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट of constituent particles of crystalline solid is known as crystal lattice। यानी दिए गए स्पेस में पार्टिकल्स को रेगुलर ऑर्डर में अरेंज करना क्रिस्टल लैटिस बनाता है या स्पेस लैटिस बनाता है। अब आपने पार्टिकल्स मान लीजिए बहुत सारे अरेंज कर दिए, तो अब क्रिस्टल लैटिस भी बहुत बड़ा बनेगा। आमतौर पर बड़ा ही होता है, केमिस्ट्री में जो हमें दिखता है वो बड़ा ही होता है, राइट। तो बड़ा सॉलिड बनेगा। अब आपको जब बोला जाएगा कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ो, क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी पढ़ो, तुम कहोगे पढ़ना तो मुश्किल है क्योंकि सॉलिड बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे? तो कोई दिमाग लगाता है और ऐसे कहता है सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर ऑर्डर में है। तो आप देखना एक पैटर्न आपको रिपीट होता दिखाई देगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पैटर्न होता है ना पार्टिकल्स का, वो पैटर्न आपको रिपीट होता दिखाई देगा क्योंकि रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट है ना। तो उस पैटर्न को ना यूनिट सेल बोलते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली अगर, तो पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्योंकि पूरी बॉडी में वही पैटर्न चल रहा है। जैसे डायग्राम देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, आ जाओ नीचे फटाफट, ये देखो बच्चों, ये है वो स्पेस लैटिस। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसका मैंने छोटा हिस्सा निकाल लिया, देखो ये रहा। क्लियर है? तो या तो ये क्यूब है मान लेना, या ये क्यूबॉइड है। तो यूनिट सेल भी या तो क्यूब बनेगा या क्या बनेगा? क्यूबॉइड। क्यूब का छोटा हिस्सा निकालो तो उसे क्या बोलते हैं? कैसा दिखेगा? वो भी क्यूब दिखेगा। और अगर क्यूबॉइड का छोटा हिस्सा निकालोगे तो वो भी क्यूबॉइड दिखेगा। तो यूनिट सेल जो होता है वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का ही हिस्सा होता है, जिसको रिपीट करने से ही
क्रिस्टल लैटिस बना है। ध्यान रखना, यूनिट सेल को रिपीट करने से ही क्रिस्टल लैटिस बना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए ऊपर चलते हैं, दोबारा पॉज करके नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सिंपल, जिसको हम रिपीटेटिव यूनिट बना सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज रिपीटेटिव यूनिट। पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए यूनिट सेल को रिपीट कर दो, या आप लिख सकते हो द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसी को डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करने से हमें पूरा लैटिस मिल जाता है। तो रिपीट द यूनिट सेल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यू विल गेट क्रिस्टल लैटिस बैक अगेन। तो आपको ध्यान रखना है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिट सेल? यूनिट सेल बनाने का बच्चों एक ही पर्पज है, ताकि क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी पढ़ना आसान हो जाए, क्योंकि जो उस पैटर्न की प्रॉपर्टी होगी वही पूरे स्पेस लैटिस की प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज स्पेस लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, राइट। तो आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया है क्रिस्टल लैटिस का भी और यूनिट सेल का भी। तो यूनिट सेल को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। तो आपने ये पढ़ लिया, हम नीचे चलते हैं। अब नोट ये कर लेना कि हर एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दिखाऊंगा या स्फीयर से दिखाऊंगा, एक ही बात है। हर एक पार्टिकल को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा, स्फीयर से दिखाऊंगा, कन्वेंशन है ये, ध्यान रखना। और इन पॉइंट को लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलेंगे। जैसे देख रहे हो आप, ये यूनिट सेल है। हम क्रिस्टल लैटिस को तो सीधे पढ़ देने वाले, हम उसके हिस्से को निकाल लेंगे जिसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? लैटिस पॉइंट्स। तो ये मैंने पॉइंट बना रखे हैं, या स्फीयर कह लीजिए, इन्हें हम लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात? इन्हें हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। क्लियर है? मैं ऊपर ले जाता हूं, एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये वाली लाइन ध्यान रखना, ठीक है। अजम्पशन है, और यूनिट सेल का डायग्राम बना लेना, ठीक है, पॉज करके। नाउ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। नाउ अगर आपका स्पेस लैटिस बहुत बड़ा है और दूसरा एक और स्पेस लैटिस है दूसरे रूम में, और वो छोटा है, उससे हाफ है, क्लियर है, तो ये जो बड़ा यूनिट है, बड़ा स्पेस लैटिस है, इसका हिस्सा भी बड़ा पाएगा जो छोटा टुकड़ा है, और जो छोटा स्पेस लैटिस है उसका जो छोटा हिस्सा है वो छोटा पाएगा। यानी स्पेस लैटिस बड़ा तो यूनिट सेल भी उसके अकॉर्डिंगली बड़ा ही निकलेगा, और अगर स्पेस लैटिस छोटा तो यूनिट सेल भी उसके अकॉर्डिंगली छोटा ही निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट सेल डिफरेंट स्पेस लैटिसिस का डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पेस लैटिस हैव डिफरेंट यूनिट सेल्स। ऑल्सो यू शुड नो डिफरेंट स्पेस लैटिस हैव डिफरेंट शेप। यूनिट जो स्पेस लैटिस होता है, डिफरेंट स्पेस लैटिस होते हैं, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होता है। तो जो उनका यूनिट सेल निकल कर आएगा, सबका जो यूनिट सेल निकल कर आएगा, उनका भी साइज एक दूसरे से अलग होगा, शेप भी एक दूसरे से अलग होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट सेल का साइज और शेप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। बच्चों एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। 6 पैरामीटर्स। 6 को 2 हिस्सों में बांटा है, 3 एजिस और 3 एंगल्स। अब इन 3 एजिस को आप बोल सकते हो 3 एक्सियल लेंथ्स, और इन 3 एंगल को आप बोल सकते हो 3 एक्सियल एंगल्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएंगे, ये जो लेंथ होगी यानी जो एज होगी, ये शेप को बताएगी या साइज को बताएगी? ऑब्वियस है, साइज को बताएगी। और ये जो उनके बीच में एंगल होगा वो किसको बताएगा? वो शेप को बताएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल? तो आप कहोगे पैरामीटर्स, देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 एक्सियल लेंथ्स एंड 3 एक्सियल एंगल्स। क्लियर है? Axial lengths are represented by A, B and C, and axial angles are represented by alpha, beta, gamma. Let me show you. Let me show you. नोट कर लो एक बार इसको।
ये देखो ज्यादा नीचे चले गए, देखो अच्छा यहां देखो तो ये स्पेस लैटिस है, ठीक है। हमें तो यूनिट सेल से मतलब है, तो इसका यूनिट सेल मैंने निकाल लिया। तो देखो ये मान लीजिए लेंथ है, इसको a मान लिया, ये मान लो ब्रेड्थ है, इसको b मान लिया, ये हाइट है, इसको c मान लिया, ठीक है। a और c के बीच में कोई एंगल होगा, a और b के बीच में कोई एंगल होगा, b और c के बीच में कोई एंगल होगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा आपको करके दिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखना। तो मान लो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। तो बचपन में बहुत बनाया यार आपने, ठीक है। तो मान लो मैं इसको a मान लूं, ठीक है, इसको, या एक काम करते हैं थोड़ा और आसान कर देता हूं, इसको मान लो आपने a मान लिया, ठीक है, इसको आपने b मान लिया और इसको आपने c मान लिया। तो देखो a और b के बीच में भी एंगल पाएगा ये, b और c के बीच में भी एंगल पाएगा कुछ ये, और a और c के बीच में भी एंगल पाएगा कुछ। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना साथ साथ, द एंगल बिटवीन a एंड b इज गामा, ठीक है। a और b के बीच में जो एंगल होगा उसे गामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गामा। ध्यान से देखना, द एंगल बिटवीन b एंड c इज अल्फा। b और c के बीच में जो एंगल आएगा उसे अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा। इसी तरीके से द एंगल बिटवीन a एंड c इज बीटा, इज बीटा। याद करना बड़ा आसान है, देखो a और c, तो कौन सी लेंथ रह गई? b। b जैसा कौन साउंड करता है? बीटा। तो a और c के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा। एंगल बिटवीन b एंड c, b और c कौन सा एज रह गया? a, तो a जैसा कौन साउंड करता है? अल्फा, अल्फा। और जो बच गया वो गामा, ठीक है। तो दो एंगल याद करने का ट्रिक हो सकता है, तीसरा जो बच गया वो एंगल हो जाएगा। जैसे मैं पूछ लूं, बताओ बच्चों, b और c के बीच में कौन सा एंगल है? उस एंगल का क्या नाम है? तुम कहोगे सर b और c के बीच में पूछ रहे हो, यानी a नहीं आ रहा, a नहीं आ रहा, a जैसा कौन साउंड करता है? अल्फा। तो सर b और c के बीच में एंगल अल्फा। कर लोगे, याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बना लो, ये डायग्राम बना लो, और इनके बीच में जो एंगल है, जैसे a और b के बीच में जो एंगल है उसे क्या बोला है आपने? गामा। तो यहां मैंने गामा लिख दिया। फिर b और c के बीच में आपने अल्फा बोला है, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। और a और c के बीच में जो एंगल है वो बीटा हो गया, तो ये एंगल बीटा हो गया पूरा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखो यही मैंने ऊपर कर रखा है, देखो इसको, देखो वही बात है। आप किसी को भी a मानो, किसी को भी b, किसी को भी c, बट ऑल थ्री विल रिप्रेजेंट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, राइट, ठीक है। a और b के बीच में जो एंगल है, b और c के बीच में जो एंगल है, और a और c के बीच में जो एंगल है, वो अल्फा बीटा गामा कैसे है वो आप याद कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा पैरामीटर्स, आप अब बता सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा नीचे चले, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ different values of parameters, different crystals यानी different crystal lattice can be obtained। देखो अगर पैरामीटर्स अलग अलग होंगे तो यूनिट सेल का साइज और शेप भी अलग अलग होगा। यूनिट सेल का साइज और शेप अलग अलग होगा तो ऑब्वियस है जो क्रिस्टल लैटिस हैं, जिसके वो हिस्से हैं यूनिट सेल, वो भी अलग अलग होंगे। तो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है? देखो ए और बी और सी ये एज है, अल्फा बीटा गामा ये एंगल है, तो एजेस आपस में बराबर भी हो सकती हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी,
तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दो एज बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कोई बराबर ना हो। ऐसे एंगल में हो सकता है या तो तीनों एंगल बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, या तीन में से कोई दो एंगल आपस में बराबर होंगे, या तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा। यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो पैरामीटर्स जब अलग अलग आएंगे तो यूनिट सेल भी अलग अलग दिखेंगे। यूनिट सेल अलग अलग दिखेंगे तो भैया क्रिस्टल लैटिस भी आपको अलग अलग दिखेंगे। तो पैरामीटर्स के हिसाब से क्रिस्टल्स की कैटेगरी बनाई गई है। तो ध्यान रखना, यहां मैं लिखता हूं, देयर आर 7 क्रिस्टल्स। कितने क्रिस्टल्स हैं बच्चों? 7। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 7 क्रिस्टल्स। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, ये पूरी ही हेडिंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर आर 7 क्रिस्टल्स। प्लीज वीडियो को पॉज करके ये सब नोट करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या है वो। ठीक है, चलिए। तो यहां पर एक काम करिए, यहां पर लिखिए सीरियल नंबर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं क्रिस्टल का नाम, क्रिस्टल नेम। यहां लिखते हैं एक्सियल लेंथ यानी ABC, और यहां लिखते हैं एक्सियल एंगल्स। आप जानते हो एक्सियल लेंथ कौन से हैं? ABC, और एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा। तो सीरियल नंबर 1, पहला क्रिस्टल नेम क्यूबिक। नाम याद करना है आपको, क्यूबिक। क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। और एक्सियल एंगल जो होते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है यार, क्यूब में सारी एजेस बराबर होती हैं और एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है 90 डिग्री के बराबर। तो पहला केस क्यूबिक याद हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड इज ट्राइगोनल। सेकंड इज ट्राइगोनल, या इसका दूसरा नाम होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में एजिस तो बराबर होती हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। एंगल भी बराबर होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन वो 90 नहीं होते। कुछ और होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, नोट कर लो पहले बच्चों, दोनों प्लीज दोनों नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थर्ड आ जाएगा बच्चों टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C होगा। दो बराबर होंगी एज, तीसरी बराबर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आप देख रहे हो कि पैटर्न बन रहा है। ठीक है, टेट्रागोनल भी हो जाएगा। फोर्थ, इसको मार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग दिखेगा तुम्हें, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी टेट्रागोनल जैसा ही एजिस इसमें भी होता है, लेकिन अल्फा बीटा 90 होता है और जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। गामा कितना होता है बच्चों? 120 डिग्री। प्लीज चारों नोट कर लो। 4 क्रिस्टल हो चुके हैं, 3 और बताने हैं। क्यूबिक में तीनों एज बराबर, ट्राइगोनल में भी तीनों एज बराबर, टेट्रागोनल में 2 एज बराबर, हेक्सागोनल में भी 2 एज बराबर, तीसरी बराबर नहीं। हो गए 4। एंगल से देखें तो क्यूबिक में तीनों एंगल 90, ट्राइगोनल में 3 एंगल बराबर तो हैं लेकिन 90 नहीं है, टेट्रागोनल में वही तीनों 90, और हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90, गामा 120। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, बल्कि मैं जैसे करवाता हूं आपको वैसे करवाता हूं। आप देखो, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं यार। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फिफ्थ क्रिस्टल का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। सिक्स्थ क्रिस्टल का नाम है मोनोक्लिनिक, और सेवंथ का नाम है ट्राइक्लिनिक। अब ध्यान से देखना, इन तीनों में कॉमन ये है कि
कोई भी एज बराबर नहीं है। हो जाएगा याद? तो एज तो याद हो जाएंगे। तीनों का नाम भी एक जैसे साउंड कर रहा है, इक 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 तो कोई भी एज बराबर नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक, ध्यान से देखना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक अलग है, मार्क कर देता हूं। ट्राइक्लिनिक बताता हूं पहले। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इसमें कुछ बराबर नहीं है, न एज बराबर है न एंगल। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90, बीटा कुछ भी है लेकिन 90 नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप याद कर लोगे। अब कॉपी में आप लिख चुके हो 7 के 7 क्रिस्टल्स, पोज करके नोट कर लो सातों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इन सातों क्रिस्टल में सबसे सिमेट्रिकल कौन है? विच क्रिस्टल इज मोस्ट सिमेट्रिकल? मेरा क्वेश्चन है यहां, मोस्ट सिमेट्रिकल बताइए। इस क्रिस्टल, इन क्रिस्टल्स में सबसे सिमेट्रिकल कौन है? तो आंसर आएगा क्यूबिक, क्योंकि उसमें सारी चीज बराबर है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। और कोई क्रिस्टल नहीं है जिसमें सब कुछ बराबर हो। नोट कर लो। और दूसरा क्वेश्चन है, विच क्रिस्टल इज, कॉपी देख लो अब, विच क्रिस्टल इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यानी एसिमेट्रिकल? सबसे एसिमेट्रिकल कौन सा है? तो आंसर आएगा ट्राइक्लिनिक, क्योंकि ना तो इसमें एजिस बराबर है और ना इसमें एंगल बराबर है। सवाल का जवाब सबको मिल गया। सातों क्रिस्टल याद कर लोगे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आता है वो भी देख लो। एक क्वेश्चन आता है यहां पर, कोई भी 7 में से ना आपको 2 क्रिस्टल दे देगा, ऐसे कह देगा डिस्टिंग्विश करने को दे देगा, आपको डिस्टिंग्विश करने को दे देगा, जैसे डिस्टिंग्विश ऑर्थोरोम्बिक, एंड हेक्सागोनल। तो आंसर कैसे देना है? पहले आपको ऑर्थोरोम्बिक बताना है। इन ऑर्थोरोम्बिक A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इक लगा हुआ है, याद है ना। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक 2 है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तो कुछ बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक में 2 बराबर होते हैं, तीसरा कुछ और होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों बराबर होते हैं, एंगल्स याद हो जाएगा। तरीका आप देख लेना कैसे करोगे, मैंने तो बता दिया। हेक्सागोनल में 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है। और एंगल अल्फा बीटा 90 और गामा 120, क्योंकि एज तीनों बराबर तो क्यूबिक में और ट्राइगोनल में है। टेट्रागोनल में भी 2 ही बराबर है और हेक्सागोनल में भी 2 ही बराबर है, ठीक है। कर लोगे, हो जाएगा। ये क्रिस्टल्स याद कर लोगे पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इतना। तो आई होप ये सब आपको याद हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की टाइप किस हिसाब से बनाई जाएगी? देखो, आपको पार्टिकल्स में दूंगा, ठीक है। उन पार्टिकल्स को आपको स्पेस में अरेंज करना है, रेगुलर ऑर्डर में करना है, क्यूब या क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। तो आप जानते हो, कोई क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उसके 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर। जैसे रूम में 8 कॉर्नर होते हैं, राइट, 8 कॉर्नर। तो पार्टिकल्स को कॉर्नर पे रखना तो जरूरी है। चलो मैं ऐसे बताता हूं।
यूनिट सेल की टाइप पता है किस बेसिस पे है कि पार्टिकल्स आप रखोगे कहां पर, पार्टिकल्स आप रखोगे कहां पर, पार्टिकल्स की पोजीशन के हिसाब से। तो हमारे पास यूनिट सेल बच्चों दो होते हैं, ध्यान से देखना, इस पे चैप्टर बहुत दूर तक जाने वाला है। एक सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो दूसरा होता है नॉन सिंपल, जो सिंपल नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाम याद हो जाएंगे। यूनिट सेल को दो हिस्सों में बांटो, सिंपल यानी प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? क्लियर है बात? ध्यान से देखना, आप नोट कर लो इतना बच्चे। चलें आगे। चलिए तो पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। देखो तो यूनिट सेल मैंने आपको बताया तो क्यूब या क्यूबॉइड बनाना है आपको, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो दिखते दोनों सेम से ही है। हो गया। अब अपने पार्टिकल्स यहां रखे हुए हैं कॉर्नर पे, ये सिंपल यूनिट सेल है। और एक चीज और नोटिस कर लो, ये 8 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल मतलब कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? ये 8 पार्टिकल्स। ये 8 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली स्पेस है नहीं। अब इमेजिन करो 4 बॉल ऐसे रखी हुई हैं, 1 2 3 4, और 4 बॉल इसके ऊपर रखी हुई है। 4 बॉल नीचे रख दो, सपोज करो देखो 1 2 3 4, और 4 बॉल ऊपर रख दो, 8 पार्टिकल्स हो गए। और सेंटर से सेंटर को इमेजिन करो तो आपको यही शेप मिलेगी। क्लियर है? तो ये सिंपल यूनिट सेल होता है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं। किस पे होते हैं बच्चों? कॉर्नर पर। तो ध्यान रखना, अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, अ टाइप ऑफ यूनिट सेल in which constituent particles are at corners only, corners या vertices कहते हैं इसको, है ना, vertices only। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक क्यूब के पास 8 वर्टिसेस होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 लाइन होती है यानी 12 एजेस होती हैं, ठीक है, और 6 फेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 6 फेस होते हैं, और एक बॉडी सेंटर होता है। हर बॉडी का एक ही सेंटर होता है, एक बॉडी सेंटर होता है, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, और 8 कोने होते हैं। क्लियर हो गया? जैसे रूम है, रूम में आप 8 दीवारें पाओगे, 1 2 3 4, ये तो 4 हुई, सॉरी 6 दीवारें पाओगे, 6 फेस होते हैं, 6 फेस लिखे हैं, 5 6 कोने पाओगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एजिस लाइनें 12 पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काउंट कर लेना, ठीक है। और एक सेंटर पाएगा, जैसे हवा में दिखा दिया मैंने, ये सेंटर, इस रूम का ये सेंटर है। क्लियर हो गया? उसे एक बॉडी सेंटर बोलते हैं। सिंपल यूनिट सेल सबको क्लियर है? डायग्राम भी आप बना लोगे। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल क्यूब के कॉर्नर पर है, सिर्फ कॉर्नर पर, ठीक है। चलिए, सिंपल यूनिट सेल हो गया। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, मैं नीचे कर रहा हूं स्लाइड को, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है नॉन प्रिमिटिव यानी कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल।
ये यूनिट सेल ऐसा होता है, पार्टिकल्स देखिए कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स पे नहीं दिखाऊंगा तो क्यूब की शेप कैसे डिफाइन होगी। तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशंस पर भी है, कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशंस पर भी है। तो मतलब अ टाइप ऑफ यूनिट सेल in which particles are at corners as well as on other positions, दूसरी पोजीशंस पर भी हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, कल मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।